नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या कर रही है आरएसएस? आरएसएस के मन में क्या है? 2014 और 2019 में 282 और 303 पार बीजेपी होने के बाद अब जब 2024 में 240 ही रह गई है बीजेपी, तो क्या अब आरएसएस अपने आप को बीजेपी के अंदरूने काम में अब अपने आप को और अच्छी भूमिका निभाते हुए या मुख्य भूमिका निभाते हुए देखती है? ये सब हम क्यों कह रहे हैं? आपको याद होगा मोहन भागवत के कुछ बयान जब 240 आए और उसके बाद कैसे उन्होंने इशारों इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताने की कोशिश की कि आप अपने आप को देव मानुस ना समझें, आप अपने आप को सुपरमैन ना समझें, मणिपुर की स्थिति जो है वो वैसी है या बनाई गई है इसके बारे में सोचें। और कई बार ऐसे बिना नाम ली हुई बातें जो कि मोहन भागवत लगातार कह रहे हैं और वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी तमाम बातें जो हैं वो मोहन भागवत ने बोली। ये नतीजों के बाद हुआ, यानी कि माना ये जा रहा था कि अब आरएसएस, जिसको ये तोहमत उठानी पड़ी कि उसको जेपी नड्डा ये कह रहे थे कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, एक टाइम था लेकिन अब हम आरएसएस से बड़ी संस्था हैं। वो बिल्कुल आरएसएस से बड़ी संस्था हैं, लेकिन क्या अब वो छोटी संस्था आरएसएस अपना वर्चस्व बीजेपी पर दोबारा कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है? और अब की वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी नहीं, लेकिन बीजेपी को डीमोडिफाई करने की कोशिश कर रही है। क्यों कह रहे हैं हम? अभी हाल में एक मीटिंग हुई और ये मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर, और ये संघ की बैठक हुई जो कि आप ये समझिए कि लगभग 2 घंटे चली। इसमें संघ की तरफ से बड़े बड़े लोग थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें थे, डिप्टी सीएम जो हैं वो इसमें थे इस मीटिंग में, और आरएसएस के जो मुख्य चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के और जो उनके नेशनल फेसेस हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। आप जानते हैं आरएसएस के जो चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं, सामने नहीं आते हैं, इस वजह से उनके बारे में ज़रा जानकारी कम होती है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर में जो बैठक हुई उसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे और संगठन महामंत्री जो हैं आरएसएस की तरफ से वो भी मौजूद थे। अब इस मीटिंग का एजेंडा क्या था और उसके बाद डिटेल्स में आएंगे। इस मीटिंग में आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ और उनकी भारतीय जनता पार्टी, ध्यान दीजिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई, इसमें सेंट्रल लीडर कोई भी नहीं है, यूपी की बीजेपी इकाई के साथ आरएसएस की बड़ी बैठक जो कि लगभग 2 घंटे चली, और उसमें आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ और पूरी उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई को ये बोला कि आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार दीजिए। पहले ये कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे। संगठन, सरकार और संघ की बैठक में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चर्चा हुई। साथ ही यह भी कहा गया कि विधानसभा के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे को सर्वोपरि रखें, साथ ही विपक्ष के द्वारा फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करें। अगली बात, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सरकार को आगाह किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हिंदुत्व के एजेंडे को नए सिरे से धार दिए जाने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने माना है कि वर्तमान में जिस तरह से जातिवाद प्रचंड रूप में सामने आ रहा है उसकी वजह से कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हिंदुओं को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अब इससे आरएसएस क्या कहना चाह रही है? सबसे पहली बात जो हमने आपको बताया कि अब आरएसएस जो है वो इससे पहले भी जो राज्य की इकाइयां हैं उससे मिलते रहे हैं आरएसएस के लोग, लेकिन योगी आदित्यनाथ से मिलना, वो योगी आदित्यनाथ जिनका हम सब जानते हैं कि वैचारिक 2-2 हाथ तो हो ही चुका है नरेंद्र मोदी से और केंद्रीय नेतृत्व से,
तो उनका आरएसएस के लोगों से मिलना और बीजेपी के सारे यूपी के लोगों का उस मीटिंग में होना और उसमें आरएसएस का बीजेपी को बताना कि अब तुम ये करो, ये जेपी नड्डा के उस बयान कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उससे एकदम विपरीत है, एकदम विपरीत। अगर आरएसएस की जरूरत नहीं है तो आरएसएस लगभग 2 घंटे की मीटिंग क्यों कर रहा है भाई? योगी आदित्यनाथ क्यों है उसमें? ब्रजेश पाठक क्यों है? दिल्ली बीजेपी के लाडले केशव प्रसाद मौर्य क्यों है उस मीटिंग में? तो इससे एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि आरएसएस अब अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दिल्ली के द्वार से आगे जा रही है और अब वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम होगे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और बहुत बड़ी संगठन, होंगे आपके पास कई करोड़ वर्कर्स, लेकिन आरएसएस जो है वो आपका सोर्स है। जैसे नदी का सोर्स होता है, जैसे गंगा नदी जो है वो गंगोत्री या गौमुख, उसको सोर्स बताया जाता है, उसी तरीके से आरएसएस भी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आप लाख उड़िए लेकिन आप रहेंगे हमारे अंगूठे के नीचे, हम आपको बताएंगे। और आरएसएस इससे पहले भी बीजेपी को कई बार आगाह कर चुका है कि भाई आपके हाथ से मामला फिसल रहा है, आपके हाथ से मामला फिसल रहा है। और ये एक अनबन बीजेपी और आरएसएस में हमेशा से रही है कि ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी सब कुछ अपने हिसाब से करती है, आरएसएस की कुछ सुनती ही नहीं है। इसी सब श्रृंखला में आपको एक और चीज़ बता दें, आरएसएस के एक प्रमुख चेहरा बीजेपी में जो आए थे तो कुछ समय पहले, वो पूर्वोत्तर राज्यों के और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर आप देखें तो उनकी एक बड़ी अहम भूमिका थी, लेकिन फिर उनको ठंड लगा दिया बीजेपी ने। उनका नाम है राम माधव। राम माधव की, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, वो जम्मू कश्मीर के चुनाव के प्रबंधन बीजेपी के लिए करने के लिए उनको दोबारा से नियुक्ति की गई है, यानी कि रिटर्न ऑफ राम माधव, रिटर्न ऑफ आरएसएस मैन राम माधव बीजेपी के सिस्टम में। हालांकि आरएसएस के बहुत लोग बीजेपी के इस सिस्टम में भी थे, जैसे बीएल संतोष या और भी तमाम लोग। तो ये कहना कि कोई आरएसएस का इंसान था ही नहीं बीजेपी में जब नरेंद्र मोदी का वर्चस्व कायम था, अभी भी है, तो ये भी गलत होगा। लेकिन आरएसएस अब अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है और सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, रीजनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, हर जगह जाके एक्सर्ट कर रहा है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, ये जो आरएसएस ने चेताया है और बोला है कि जाति के मुद्दे पर, जातिवाद पर, यह प्रचंड रूप से विपक्ष ने एक एजेंडा बना दिया, यानी कि बीजेपी माने या ना माने, आरएसएस बीजेपी को चेता रही है कि भाई वो जातिवाद के मुद्दे पर वो बहुत आगे निकल गए हैं और प्रचंड रूप से वो सामने आ रहा है। और इसकी काट आपके लिए जातिवाद का काउंटर आर्ग्यूमेंट देना नहीं है, इसकी काट है कि आप बैक टू बेसिक्स चले जाइए। बैक टू बेसिक्स क्या हुआ? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाइए। वो मुद्दा कहीं इस चुनाव में पिछड़ गया आरएसएस के हिसाब से। अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मॉडिफाइड बीजेपी में प्रचार और प्रसार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या के मंदिर में जो खुद प्रधानमंत्री ने की। उसके बाद फिर और भी तमाम जगह जो भाषण दिए गए या बोला गया, मतलब कहीं अगर आप 2024 की शुरुआत में अगर देखें तो कहीं भी आपको बयानों से ये नहीं लग रहा था कि बीजेपी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे मुद्दे छोड़ दिए। तो जब छोड़े नहीं थे तो फिर आरएसएस क्या पकड़ने को कह रहा है? दरअसल वो जो मुद्दे थे जो बीजेपी ने उठाए थे वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे थे। और अब आरएसएस अपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, नॉट मोदी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, उसको आगे रखने के लिए कह रहा है। और कह भी किसको रहा है? योगी आदित्यनाथ को, जिनकी नरेंद्र मोदी से जरा कुछ ज्यादा ही करीबी रिश्ते हैं। अब इसके बारे में क्या बोलें, आप लोग तो समझदार हैं, आपको पता ही है। इन सब चीजों को लेकर के अब जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बनेगा, प्रयोगशाला बनेगी, वो यही उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा चोट खाई बीजेपी ने। आप जानते हैं ना, मतलब ये बीजेपी जिसने यूपी, माफ कीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश जिसने बीजेपी को 70 पार सीटें दी, 65 पार सीटें दी, वो इस बार ला करके एकदम 50% से भी कम में बीजेपी को पटक दिया। समाजवादी पार्टी का राइज हुआ।
तो इसी उत्तर प्रदेश को आरएसएस चाहती है कि वो प्रयोगशाला बने और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को ध्यान में रख करके प्रयोगशाला बने और उसकी अगुवाई योगी आदित्यनाथ करें, नरेंद्र मोदी नहीं। इसके मायने बहुत हैं और जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो होगा ये वो होगा यूपी में जो 10 उपचुनाव होने। क्या इन उपचुनावों में आरएसएस की तरफ से योगी आदित्यनाथ को यह बताया जा रहा है कि आप ऐसे ऐसे चुनाव लड़िए, ना कि दिल्ली से बताया जाए कि आप ऐसे ऐसे चुनाव लड़िए। और अगर ये करके आरएसएस की ये जो सुझाव है इसको अमल करके अगर योगी आदित्यनाथ एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा ले जाते हैं उपचुनाव में, तब भारतीय जनता पार्टी में किसका कद क्या होगा और उसमें आरएसएस किस तरीके की भूमिका निभाएगा, मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को आपके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तो इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।